आज के मुख्य समाचार। पीएम की नेतृत्व वाली सरकार गलत नीतियों से देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी। रैली को संबोधित करते हुए बैनर्जी ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया। हेलो, मैं स्मृति ईरानी बोल रही हूँ। अमेठी का लेखापाल बोला, कौन है ईरानी, मैं नहीं पहचानता। सांसद राणा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने वाली मांग वाली पुलिस की याचिका खारिज। मुंबई, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नीरज डांगी ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियां देश में महंगाई और बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार हैं। भुवनेश्वर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए डांगी ने कहा, एक समय था जब पीएम मोदी ने भारत के लोगों के सामने एक सपना देखा था, महंगाई और बेरोजगारी से मुक्त भविष्य। इसके बजाय मोदी ने रिकॉर्ड मूल्य वृद्धि और 45 वर्षों में सबसे अधिक बेरोजगारी का स्वप्न दिया है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री 2014 में सत्ता में आने के बाद से महंगाई को नियंत्रित करने में न केवल विफल रहे हैं, बल्कि उनकी गुमराह नीतियों और धोखे ने लोगों की पीड़ा को बढ़ा दिया है। 2014 में 410 रुपए की कीमत पर बिकने वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमत अब 1053 रुपए से 1240 रुपए प्रति सिलेंडर के बीच है। इसी तरह मोदी सरकार के कार्यकाल में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 40% और 75% की वृद्धि की गई है। मोदी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में वोट जीतने के लिए उज्ज्वला योजना का इस्तेमाल किया, लेकिन इसके तुरंत बाद उन्होंने रसोई गैस सब्सिडी बंद कर दी। उन्होंने कहा कि एलपीजी की कीमत दोगुनी से अधिक 1053 से 1240 रुपए प्रति सिलेंडर के बीच हो गई है और लाखों उपभोक्ता अब अपने खाली गैस सिलेंडर को फिर से भरने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। कांग्रेस सांसद ने कहा कि मोदी ने 2019 में मतदाताओं के सामने यह दावा किया कि कैसे अनाज, दही, लस्सी और छाछ जैसी आवश्यक वस्तुएं जीएसटी मुक्त थी, लेकिन 2022 में उन्होंने उन्हीं सामानों पर जीएसटी लगा दिया। उन्होंने कहा कि ये कई उदाहरणों में से सिर्फ 2 हैं, जहां प्रधानमंत्री ने भारत के लोगों को वोट जीतने के लिए धोखा दिया और फिर उनके डूबमरो दर्शन के अनुरूप उनकी पीठ में छुरा घोंपा। मोदी सरकार के नीतिगत फैसलों के परिणामस्वरूप देश में बेरोजगारी की स्थिति में भारी गिरावट आई है। डांगी ने आरोप लगाया कि नोटबंदी और जल्दबाजी में जीएसटी लागू करने से पहले ही अर्थव्यवस्था को गहरा झटका लगा है। उन्होंने कहा कि सरकार की युवा विरोधी नीतियों ने केंद्र सरकार में 10 लाख रिक्तियों को जन्म दिया है, जो कुल स्वीकृत पदों का 24% है। खराब कल्पना वाली अग्निपथ योजना हमारे युवाओं की नौकरी की संभावनाओं के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक नया खतरा है। इस कठिन समय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लोगों के साथ खड़ा बताते हुए कांग्रेस नेता ने कहा, संसद से सड़क तक हमने मोदी सरकार की अक्षमता और गुमराह करने वाली नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई है, जिसने भारत में महंगाई और बेरोजगारी को बढ़ा दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी 4 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में महंगाई पर हल्ला बोल रैली करने जा रही है। कोलकाता, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने तृणमूल छात्र परिषद के 24वें स्थापना दिवस पर धर्मतला में एक रैली को संबोधित किया। इस दौरान ममता बनर्जी ने बीजेपी के आरोपों पर पलटवार किया। टीएमसी सुप्रीमो ने कहा, ईडी सीबीआई के जरिए बीजेपी घर घर से पैसा लूट रही है। टीएमसी का नाम बदनाम किया जा रहा है। पार्थ चटर्जी चोर हैं, केशव चोर हैं, बॉबी चोर हैं, अभिषेक बैनर्जी चोर हैं, ममता बनर्जी चोर हैं, तो साधु कौन हैं? बीजेपी के सभी लोग साधु हैं। ममता बनर्जी ने कहा, मुझसे पूछा जा रहा है कि मेरी संपत्ति कितनी है। हम लोग प्रजादारी जमीन में रहते हैं। 70 साल से पापा वहीं रहते थे, मैं और माँ रहते थे, बाकी सभी भाई बहनों की अपनी गृहस्थी है। 1991 के बाद से मैं कभी फ्लाइट के एग्जीक्यूटिव क्लास में नहीं बैठी हूँ। 12 साल से कोई पेंशन नहीं ले रही हूँ। बीजेपी बड़ी बड़ी बातें करती है। मैं राजनीति में समाज सेवा के लिए आई हूँ। मुझ पर दाग लगाने की कोशिश हो रही है। ममता बनर्जी ने उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों पर कहा कि मैं उन्हें चुनौती देता हूं कि अगर वे बीजेपी कर सकते हैं तो मुझे गिरफ्तार कर लें। ममता ने कहा कि बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों और काले धन का इस्तेमाल निर्वाचित राज्य सरकारों को गिराने के लिए कर रही है। बीजेपी जवाब दे कि निर्वाचित सरकारों को गिराने के लिए उसके पास पैसा कहां से आ रहा है। ममता बनर्जी ने बिल्किस बानो केस में दोषियों की रिहाई को लेकर भी बीजेपी पर हमला बोला है।
ममता बनर्जी ने कहा, बीजेपी के नेता बेटी बचाओ की बात करते हैं, लेकिन उनकी सरकार ने बिल्किस बानो मामले में शामिल लोगों को छोड़ दिया। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा, उन्होंने हमारा पैसा रोक दिया है। उन्होंने लोगों का पैसा रोका है। बीजेपी उनके पैसे का इस्तेमाल कर उन्हें ही बाहर करने में लगी है। उन्होंने हमारे पीछे केंद्रीय एजेंसियों को लगा दिया है। एजेंसियों ने उद्योगपतियों के घरों पर छापेमारी की है। पैसे की उगाही कर उन्हें देश के बाहर पाक करने में लगे हुए हैं। वे कह रहे हैं कि ममता बनर्जी परिवार ने पैसा और संपत्ति बनाई है। मैं उनसे कहती हूँ कि इस मामले को भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय अदालत में आजमाएं। वे कह रहे हैं मेरा परिवार, मैं और मेरी मां हैं। ममता बनर्जी ने कहा, महाराष्ट्र सरकार को तोड़ने के लिए आपने कितना पैसा खर्च किया है? ये पैसा कहां से आया? आपने झारखंड के विधायकों को पैसे की पेशकश की है। आप झारखंड सरकार को तोड़ना चाहते थे, मैंने इसे रोक दिया है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि उनके विधायकों को पैसे की पेशकश की गई है। बंगाल में उन्होंने हमारे पीछे एजेंसियों को लगा दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा, वेदांता गांव में क्या हो रहा है? क्या वह सिर्फ मंथन है या किसी सरकार को तोड़ने वाला मंथन है? क्या आप केवल राजनीति पर चर्चा कर रहे हैं या और भी बहुत कुछ हो रहा है? इसके साथ ही ममता बनर्जी ने बिल्किस बानो के समर्थन में कोलकाता में 2 दिवसीय धरने का ऐलान किया है। धरने का नेतृत्व टीएमसी की 2 महिला मंत्री करेगी। उन्होंने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की और कहा कि दोषियों के वापस जेल भेजा जाए। इससे पहले टीएमसी की महिला शाखा के सदस्यों ने बीते शुक्रवार को पूरे पश्चिम बंगाल में सड़कों पर प्रदर्शन किया था। ममता सरकार की मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने कहा था कि दोषियों को रिहा करना एक खतरनाक मिसाल है। उन्होंने कहा था कि हमें शर्म आती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नारी शक्ति और महिलाओं को सम्मान देने की बात करते हैं, फिर भी गुजरात में उनकी पार्टी के सदस्य जघन्य अपराध के दोषियों को रिहा करने की अनुमति देते हैं। अमेठी उत्तर प्रदेश से अमेठी सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को कौन नहीं जानता, लेकिन हमेशा विवादों में फंसी रहने वाली स्मृति ईरानी के साथ ऐसा कुछ हुआ जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी। इन दिनों सांसद ईरानी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें स्मृति ईरानी भीड़ के बीच दिखाई दे रही है, लेकिन उसी बीच उनके साथ कुछ ऐसा हुआ। दरअसल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी के कादूनाला स्मारक पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित करके लौट रही थी, तो इस दौरान गौतमपुर पूरे पहलवान गांव के निवासी अपनी अर्जी लेकर पहुंच गए। उन्होंने कहा कि पिताजी परिषदीय स्कूल में शिक्षक थे, उनकी मृत्यु हो गई है। मां सावित्री देवी को पेंशन मिलनी है, लेकिन लेखपाल द्वारा सत्यापन नहीं हो पा रहा है। जिसके बाद मंत्री ईरानी ने लेखपाल का नंबर मांगा और सीडीओ से बात कराने को कहा। इस दौरान पहली बार तो उन्होंने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया, दूसरी बार फोन किया तो लेखपाल दीपक कुमार ने केंद्रीय मंत्री को पहचान ही नहीं। जिसके बाद स्मृति ने सीडीओ को फोन दिया तो लेखपाल सीडीओ को भी पहचानने से इनकार कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद एसडीएम सविता यादव ने बताया कि लेखपाल थोड़ा ऊंचा सुनते हैं, जिसके चलते हो सकता है उन्हें सुनाई न पड़ा हो, लेकिन फिर भी पूरे मामले की जांच की जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि अमेठी सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी फोन पर कहती नजर आ रही हैं कि हेलो दीपक जी, स्मृति ईरानी बोल रही हूँ। फोन डिस्कनेक्ट होने के बाद दूसरी बार फोन लगाने पर मंत्री ईरानी फिर बोली, हेलो लेखपाल जी, अंकुर को जानते हैं, मैं स्मृति ईरानी बोल रही हूँ साहब, सांसद अमेठी। आप अंकुर को जानते हैं, लीजिए वे आपको अपना परिचय देंगी, बात करिए। इसके बाद स्मृति ईरानी ने सीडीओ को फोन दिया तो लेखपाल सीडीओ को भी नहीं पहचान सके। इस पर सीडीओ ने लेखपाल को विकास भवन आकर मिलने को कहा। मुंबई बॉम्बे हाईकोर्ट ने अमरावती से सांसद नवनीत राणा और उनके विधायक पति रवि राणा की जमानत रद्द करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि जमानत सिर्फ विशेष परिस्थितियों में रद्द की जा सकती है, साथ ही कहा कि जमानत रद्द करने पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए। विशेष न्यायाधीश राहुल रोकड़े ने सुनवाई करते हुए मुंबई पुलिस की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें नवनीत राणा और उनके पति रवि के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग की गई थी।
मामले की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश राहुल रोकड़े ने कहा कि जब तक जमानत की शर्त का उल्लंघन केस को प्रभावित नहीं करता, तब तक इसे जमानत रद्द करने के लिए पर्याप्त नहीं माना जा सकता। इसलिए मेरे विचार में प्रतिवादियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने के लिए यह एक उपयुक्त मामला नहीं है। दरअसल नवनीत और रवि राणा को मुंबई पुलिस ने हनुमान चालीसा विवाद में जमानत दे दी थी। दोनों ने महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ने का ऐलान किया था। इसके बाद भारी हंगामा भी हुआ था। मुंबई पुलिस ने नवनीत पर देशद्रोह के आरोप के अलावा कानून व्यवस्था बाधित करने के आरोप में विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए थे। राणा दंपत्ति को सशर्त जमानत दी गई थी। इसमें कहा गया था कि नवनीत और रवि जेल से बाहर आने के बाद हनुमान चालीस के मुद्दे पर कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन बाद में मुंबई पुलिस ने दावा किया कि दोनों ने इस मामले में खूब बात की। न्यायाधीश रोकड़े ने कहा कि हनुमान चालीसा मुद्दे पर बोलने के लिए मुंबई पुलिस ने दोनों के खिलाफ कोई अन्य केस दर्ज नहीं किया था। उन्होंने कहा कि ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि शर्त के उल्लंघन के आधार पर जमानत रद्द करने के लिए अदालत को यह विचार करना होगा कि क्या यह उल्लंघन न्याय प्रशासन के साथ हस्तक्षेप करने का प्रयास है। अदालत ने यह भी कहा कि यह देखना होगा कि क्या यह उस मामले की जांच को प्रभावित करता है जिसमें आरोपी शामिल हैं। अभियोजन पक्ष यह नहीं कह सकता कि उपरोक्त बयानों के कारण जांच में बाधा आ रही है। इस बात को दर्शाने के लिए कोई सामग्री रिकॉर्ड में नहीं रखी गई है कि शर्त के उल्लंघन के कारण ये मामला प्रभावित। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।